नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्य शास्त्र का टॉपिक लेंगे जो स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम में है। स्कूल व्याख्याता हिंदी के पाठ्यक्रम में बीए लेवल में भी काव्य शास्त्र हैं। वहाँ व्यवहारिक रूप से पूछे जाने वाले 5 टॉपिक हैं और एमए लेवल के पाठ्यक्रम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो आज हम एमए लेवल के पाठ्यक्रम में जो आपका एक टॉपिक रस निष्पत्ति है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक भी है। और आपको पहले भी बताया काव्य शास्त्र पूरा गणितीय सूत्रों पर आधारित है। तो आज जो हमारा टॉपिक है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति में हम क्या पढ़ेंगे, रस निष्पत्ति में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। रस निष्पत्ति सूत्र आदि आचार्य भरत मुनि की देन है। रस निष्पत्ति सूत्र आचार्य भरत मुनि की देन है। आचार्य भरत मुनि का समय 200-300 ईसा पूर्व से दूसरी तीसरी शताब्दी के बीच में माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति सूत्र दिया है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। वहाँ नाट्य शास्त्र में नाटक के संदर्भ में रस शब्द का उन्होंने उल्लेख किया है। आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की अलग-अलग समय में अलग-अलग आचार्यों ने व्याख्या की है। उनमें 4 आचार्य महत्वपूर्ण हैं। उन 4 आचार्यों की हम आज बात करेंगे। उनमें सबसे पहले लोलट, जिनका उत्पत्तिवाद, फिर शंकुक हुए जिनका अनुमितिवाद, और फिर भट्टनायक हुए जिन्होंने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया, और उसके साथ साथ अभिनव गुप्त हुए जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद के माध्यम से भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की बात की। तो ध्यान देना, आचार्य भरत मुनि का समय क्या है, 200-300 ईसा पूर्व से दूसरी तीसरी शताब्दी के बीच में है। और उनकी रचना भी ध्यान रखना नाट्य शास्त्र है। इसी नाट्य शास्त्र में उन्होंने यह सिद्धांत दिया है रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति सूत्र में वे क्या कहते हैं, देखिए। भरत मुनि का रस निष्पत्ति सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्त निष्पत्ति। ध्यान देना, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। पहले वो कहते हैं विभाव। विभाव, फिर यहां देखिए अनुभाव। विभाव, अनुभाव, फिर बात करते हैं व्यभिचारी भाव की। व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से। संयोग से क्या होता है, स्थायी भाव के जागृत होने पर। स्थायी भाव के जागृत होने पर रस निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव के जागृत होने पर रस निष्पत्ति होती है। तो आचार्य भरत मुनि का जो रस निष्पत्ति सूत्र है उसमें वे कहते हैं विभाव। यहाँ हम 2 मिनट के लिए रुकेंगे कि रस निष्पत्ति सूत्र से पहले हम देखें कि रस के कितने अवयव हैं। रस के अंग या अवयव ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो ध्यान देना, रस के 4 अवयव मानेंगे। कौन कौन से हैं? स्थायी भाव। रस के 4 अवयव कौन से? स्थायी भाव हो गया, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो यहाँ इस रस निष्पत्ति सूत्र में आचार्य भरत मुनि कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से स्थायी भाव के जागृत होने पर रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव से हमारा क्या तात्पर्य है? रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। और विभाव के 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में हम जाएंगे तो वहां आश्रय और विषय के रूप में हम इसे पढ़ेंगे विस्तार से जब हम रसा अवयव या रस के अंगों पर बात करेंगे। अनुभाव, अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं होती है। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। और सात्विक के अंदर जाए तो वहां 8 और भेद मिलेंगे। और फिर है व्यभिचारी या संचारी भाव। ये संख्या में 33 माने गए हैं।
तो यहाँ रस के अवयव या अंग पढ़ेंगे तब हम विस्तार से बात करेंगे। इनके संयोग से स्थायी भाव के जागृत होने पर क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव वे हैं जो सहृदय के अंतःकरण में हमेशा विद्यमान रहते हैं और अवसर पाकर किसका विभाव अनुभाव व्यभिचारी का अवसर पाकर वे जागृत हो जाते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रमुख रस माने हैं और 8 उनके स्थायी भाव है। आचार्य उद्भट ने शांत रस दिया और फिर हम भक्ति रस और वात्सल्य रस की भी बात करते हैं। तो हम आज हमारा जो टॉपिक है वो रस निष्पत्ति है और रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले जो 4 आचार्य हैं हम उनकी बात करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया 4 आचार्यों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं रस निष्पत्ति सूत्र के व्याख्याकार। उनमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं भट्ट लोल्लट का। इनका समय क्या है? 9वीं शताब्दी। इनका सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। संयोग का अर्थ क्या लेते हैं? उत्पादे उत्पादक या कार्य कारण। और निष्पत्ति का अर्थ क्या लेते हैं? उत्पत्ति। तो उनका सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। ध्यान देना, आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति सूत्र में कहते हैं निष्पत्ति का अर्थ वे उत्पत्ति लेते हैं, या हम उसकी बात करेंगे। निष्पत्ति का अर्थ वे पूर्णता और प्रकाशन से जोड़कर देखते हैं और भाव और रस को वे अन्योन्याश्रित मानते हैं। वे कहते हैं कि ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं? भट्ट लोल्लट को ले रहे हैं। लोल्लट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत दिया है, यानी उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या लिया? उत्पत्ति लिया है और संयोग का अर्थ क्या लिया? उत्पाद उत्पादक लिया या कार्य कारण लिया है। ध्यान देना, लोल्लट कहते हैं कि सहृदय सामाजिक या श्रोता जब किसी अभिनय को देखता है तो उस अभिनय में मूल नायक का आरोप कर लेता है और इस आधार पर जो मूल नायक में रस होता है उसकी उत्पत्ति दर्शक या श्रोता में भी होने लगती है। ध्यान देना, लोल्लट का ये कहना है कि रस कहाँ है? मूल रूप से वो कहते हैं कि अनुकार्य में है। अनुकार्य का मतलब क्या है? अनुकार्य का मतलब है मूल रूप से मूल नायक में है। किसमें है? मूल नायक में। और गौण रूप से किसमें है? अभिनेता में। गौण रूप से किसमें है? अभिनेता में। ध्यान देना, वे कहते हैं कि दर्शक श्रोता या सहृदय जब किसी नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेता को या नट आदि को देखते हैं तो वो कहते हैं कि वे उसमें मूल नायक का आरोप कर देते हैं और उसके बाद में जैसा मूल नायक में रस होता है वैसी ही रसानुभूति सहृदय को, श्रोता को या दर्शक को होने लगती है। ध्यान देना, यहाँ लोल्लट इस तरह से बात करते हैं कि मूल रूप से रस किसमें होता है? मूल नायक में। और गौण रूप से किसमें होता है? अभिनेता में। और जब कोई दर्शक, श्रोता या सहृदय उसको देखता है तो उसमें मूल नायक का आरोप करता है और उस आधार पर उसे भी रसानुभूति होने लगती है। ध्यान देना, यहाँ आरोप की बात की गई है और आरोप हमेशा मिथ्या होता है और मिथ्या आरोप के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि रसानुभूति होती है। तो इस आधार पर लोल्लट का यह जो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है यह मान्य नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ लोल्लट रस की उत्पत्ति मूल रूप से किसमें मानते हैं? मूल नायक में, मुख्य रूप से उसमें मानते हैं और गौण रूप से अभिनेता में मानते हैं। और फिर कहते हैं कि मानव सुलभ चेष्टाओं के आधार पर जब कोई दर्शक, श्रोता या सहृदय उसको देखता है अभिनय को तो उसमें मूल नायक का आरोप करता है और उसमें भी रसानुभूति होने लगती है। तो उन्होंने रस निष्पत्ति प्रक्रिया के 3 स्तर बताए हैं। रस निष्पत्ति प्रक्रिया के 3 स्तर बताए हैं। क्या बताया है? उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि। वे कहते हैं कि विभावों से क्या होता है? उत्पत्ति होती है। विभावों से उत्पत्ति होती है। विभाव कौन कौन से? ध्यान देना, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में हम क्या देखते हैं? आश्रय और विषय को देखते हैं। और उद्दीपन जो उद्दीप्त करने वाली विषय की चेष्टाएं होती है उन्हें कहते हैं। और साथ में वो कहते हैं अनुभावों से प्रतीति होती है।
अनुभाव, अनुभावों से प्रतीति होती है। अनुभावों से प्रतीति होती है। अनुभाव कौन से होते हैं? आश्रय में स्थायी भाव के जागृत होने के बाद पीछे जो भाव आते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव है और संचारी भावों से पुष्टि होती है। संचारी भावों से उसकी पुष्टि होती है। संचारी भावों से पुष्टि होती है। ध्यान देना, विभावों से उत्पत्ति होती है, अनुभावों से प्रतीति होती है, संचारी भावों से पुष्टि होती है। इस तरह लोलट ने रस निष्पत्ति प्रक्रिया में 3 स्तर बताए हैं। तो लोलट का सिद्धांत रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। संयोग और उत्पत्ति दोनों के में अर्थ लेने हैं। संयोग का उन्होंने उत्पादक या कार्य कारण माना है और निष्पत्ति का उन्होंने उत्पत्ति बताया है और उनका यह मीमांसा दर्शन पर आधारित है। तो इस तरह से हमने लोलट को देखा। तो लोलट मूल रूप से रस किसमें मानते हैं? मूल नायक में। गौण रूप से किसमें मानते हैं? अभिनेता में या नट आदि में। और कहते हैं कि दर्शक, श्रोता या सहृदय उस नाटक करने वाले अभिनेता में मूल नायक का आरोप करता है। उस आधार पर मानव सुलभ चेष्टाओं के आधार पर उसे भी रसानुभूति होने लगती है। तो यहाँ आरोप में मिथ्या होता है, उस आधार पर हम कह सकते हैं ये व्याख्या ठीक नहीं है। अब हम बात करते हैं रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले दूसरे आचार्य हुए शंकुक। शंकुक कब हुए? शंकुक का समय 9वीं 10वीं शताब्दी है, लोलट से थोड़ा पीछे। इनका सिद्धांत अनुमितिवाद या अनुमानवाद माना जाता है। यहाँ संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक लेते हैं और निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति लिया है और उनका सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय दर्शन पर आधारित है। ध्यान देना, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना, शंकुक निष्पत्ति का अर्थ क्या लेते हैं? निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति लेते हैं और संयोग का अर्थ क्या लेते हैं? अनुमाप्य अनुमापक। यहाँ शंकुक कहते हैं कि दर्शक, श्रोता या सहृदय उस अभिनय करने वाले नटादीय अभिनेता में क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं मूल नायक का और अनुमान लगाने के बाद में उन्हें रसानुभूति होने लगती है। और किस आधार पर? चित्र तुरंग न्याय दर्शन आधार पर। यानी किसी दीवार में घोड़े का चित्र देख करके हम उसमें घोड़े का अनुमान करें, उसी तरह से वो कहते हैं कि जब कोई अभिनय करने वाला होता है, उस अभिनय करने वाले अभिनेता में सहृदय, श्रोता या दर्शक मूल नायक का अनुमान करते हैं और उस अनुमान के आधार पर उन्हें रसानुभूति होने लगती है। तो यहाँ ध्यान देना, अनुमान बुद्धि का विषय है, अनुभूति का विषय नहीं है, कल्पना का विषय नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह उनकी सूत्र की व्याख्या भी ठीक नहीं है। ध्यान देना, प्रश्न क्या बनेगा? अनुमितिवाद अनुमानवाद के रूप में रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? शंकुक ने की है और उनका सिद्धांत अनुमाप्य अनुमापक कहलाता है। निष्पत्ति का अर्थ क्या है? अनुमिति है और उनका सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय दर्शन पर आधारित है। ध्यान देना, पहले हमने किसे लिया? लोलट को। उसके बाद किसे लिया? शंकु को। यहाँ तक किसी ने भी यह नहीं कहा है कि सामाजिक सहृदय या दर्शक के अंदर रस की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ें। आगे हम बात करते हैं भट्टनायक की। भट्टनायक थोड़ा पीछे भी 10वीं शताब्दी में हुए हैं। भट्टनायक का जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद। इनकी एक रचना भी मिलती है हृदय दर्पण नाम से। यहाँ उन्होंने संयोग और निष्पत्ति का क्या अर्थ लिया देखना। संयोग का अर्थ वे लेते हैं भोज्य भोजक और निष्पत्ति का अर्थ लेते हैं भुक्ति। ध्यान देना, संयोग का अर्थ उन्होंने लिया भोज्य भोजक और निष्पत्ति का अर्थ लिया है भुक्ति। उनका सिद्धांत सांख्य दर्शन पर आधारित है। और फिर हम बात करेंगे भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाएं बताइए, कौन कौन सी 3 क्रियाएं हैं। ध्यान देना, भट्टनायक पहली बार यह कहते हैं कि सहृदय के हृदय में जब उसका साधारणीकरण होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। ध्यान देना, आपके रस निष्पत्ति के साथ साथ साधारणीकरण एक अलग से टॉपिक है जहां हम विस्तार से बात करेंगे।
और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया या साधारणीकरण की बात किसने की? आचार्य भट्टनायक ने की है। उनका सिद्धांत रस निष्पत्ति सूत्र के संबंध में भुक्तिवाद है। उन्होंने हृदय दर्पण नाम से पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, और वहां संयोग का अर्थ भोज्य भोजक और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने भुक्ति बताया है। ध्यान देना, पहली बार आचार्य भट्टनायक ने यह कहा है कि सहृदय के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, और उन्होंने भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाएं बताई है। 3 क्रिया कौन कौन सी? अभिता, भावक्तो, भोजकतो। ध्यान देना, वे कहते हैं कि अभिदा से प्रतीति होती है, अभिदा से प्रतीति होती है, और भावक्तो से साधारणीकरण होता है। जब भावक्तो यानी भाव जुड़ते हैं तो क्या होता है? सहृदय का साधारणीकरण होता है, सामान्यकरण जिसे हम कह सकते हैं, यानी राग द्वेष से ऊपर उठना, और भोजकत्व से रस निष्पत्ति होती है। ध्यान देना, भट्टनायक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भट्टनायक ने आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करते समय सबसे पहले उन्होंने ही यह कहा है कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने रस निष्पत्ति प्रक्रिया की 3 स्तर बताए हैं या 3 क्रियाएं बताई उन्होंने। क्या कहते? अभिदा के माध्यम से क्या होगा? प्रतीति होगी, भावकत्व से साधारणीकरण होगा, और भोजकत्व से रस की निष्पत्ति होगी। तो ध्यान देना, पहला बिंदु यह है कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति किसने मानी है? भट्टनायक ने मानी है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि साधारणीकरण की बात सबसे पहले किसने की है? भट्टनायक ने की है। तो हम पहले 2 आचार्यों को हमने लिया, हमने लोलट को लिया, शंकु को लिया, लेकिन भट्टनायक पहली बार कहते हैं कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है, और उन्होंने ही साधारणीकरण की बात सबसे पहले की है। और यहाँ यह भी पूछा जाता है कि उनका ये सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर आधारित है। अब हम बात करते हैं अगले आचार्य की, आचार्य भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र के चौथे और महत्वपूर्ण आचार्य हैं अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए, जो आचार्य भरत मुनि की रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले हैं। उनका सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है, और ये कब हुए? 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए। अभिनव गुप्त की 2 रचनाएं हैं, अभिनव भारतीय, एक ध्वन्यालोक लोचन है। हालांकि ध्वन्यालोक लोचन आनंद वर्धन की ध्वन्यालोक की टीका है, और अभिनव भारती उनकी महत्वपूर्ण कृति है। तो यहाँ देखना, अभिनव गुप्त ने संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक लिया है और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति लिया है। अभिनव गुप्त भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक लेते हैं और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति लेते हैं, और उनका मत शैव दर्शन पर आधारित है। ध्यान देना, सहृदय के हृदय में रस की उत्पत्ति की बात सबसे पहले भट्टनायक कर चुके हैं, साधारणीकरण की बात भट्टनायक कर चुके हैं, लेकिन वहां भोज्य भोजक संबंध से जोड़ा है, और वहां भट्टनायक ने रस को भोग का विषय बताया, जो कि ठीक नहीं है। और वहां से आगे हम चलते हैं, अभिनव गुप्त को देखते हैं। तो आचार्य अभिनव गुप्त पहली बार कहते हैं, क्या कहते हैं? पहली बार वे स्थायी भाव की बात करते हैं, और स्थायी भाव की व्याख्या करते हैं। ध्यान देना, स्थायी भाव की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य अभिनव गुप्त माने जाते हैं, क्योंकि अभिनव गुप्त कहते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। सहृदय के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे ही वे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिक का संयोग प्राप्त करते हैं, प्रकट हो जाते हैं। भट्टनायक ने यह स्वीकार किया है कि रस की निष्पत्ति सहृदय के हृदय में होती है, लेकिन स्थायी भावों की व्याख्या उन्होंने नहीं की। स्थायी भाव की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? अभिनव गुप्त हैं। अभिनव गुप्त कहते हैं कि सहृदय के हृदय में
स्थायी भाव सदैव विद्यमान रहते हैं और जैसे ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी का संयोग प्राप्त होता है तो वे प्रकट होते हैं या जागृत हो जाते हैं। ध्यान देना, भट्टनायक ने सहृदय के हृदय में रस निष्पत्ति की बात की और अभिनव गुप्त ने भी सहृदय के हृदय में रस निष्पत्ति की बात की, लेकिन अभिनव गुप्त भट्टनायक से थोड़ा आगे बढ़कर बात करते हैं, एक कदम आगे बढ़कर बात करते हैं। क्या करते हैं? वे कहते हैं कि स्थायी भाव सहृदय के हृदय में संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ उन्होंने इस मत को और मजबूती के साथ रखा अभिनव गुप्त ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन आचार्यों को लेकर के पूछा जा सकता है, लोलट का सिद्धांत किस नाम से है? लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है। फिर लोलट के बाद में शंकु का अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। भट्टनायक का भुक्तिवाद, लेकिन भट्टनायक सबसे पहले साधारणीकरण की बात करते हैं और यह भी कहते हैं कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। फिर आगे हम अभिनव गुप्त की बात करते हैं। अभिनव गुप्त भट्टनायक की तरह ये कहते हैं कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है, लेकिन इसे एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से वे जागृत होने लगते हैं। ध्यान देना, स्थायी भाव की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य अभिनव गुप्त माने जाते हैं और वो काव्य में सौंदर्य को सर्वोपरि मानते हैं। काव्य का सर्वोपरि तत्व जो है अभिनव गुप्त सौंदर्य को बताते हैं। तो इस तरह से आज हमने आचार्य भट्ट मुनि की रस निष्पत्ति सूत्र को लिया। रस निष्पत्ति सूत्र में आचार्य भट्ट मुनि क्या कहते हैं? आचार्य भट्ट मुनि कहते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से स्थायी भाव के जागृत होने पर रस की निष्पत्ति होती है। और आचार्य भट्ट मुनि की रस सूत्र की व्याख्या करने वाले चार आचार्यों को लिया हमने। लोलट को लिया, शंकु को लिया, भट्टनायक को लिया और अभिनव गुप्त को लिया। और अभिनव गुप्त से पहले भट्टनायक साधारणीकरण की बात भी करते हैं। यहाँ भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले साधारणीकरण की बात किसने की? भट्टनायक ने की। और साधारणीकरण आपका अलग से टॉपिक है जहाँ हम विस्तार से बात करेंगे। साधारणीकरण को लेकर अलग अलग आचार्य बाद में क्या कहते हैं, क्या मत रखते हैं। और साथ में रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टनायक ने सबसे पहले कहा कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है। और अभिनव गुप्त ने इस मत को और आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि सहृदय के हृदय में रस की निष्पत्ति होती ही है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सहृदय के हृदय में स्थायी भाव सदैव विद्यमान रहते हैं, जो संस्कार रूप में रहते हैं और जैसे ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी का संयोग मिलता है तो जागृत होने लगते हैं। तो इस तरह से स्थायी भावों की व्याख्या करने वाले प्रथम आचार्य अभिनव गुप्त माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने आचार्य भट्ट मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र को लिया और रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करने वाले चार टीकाकारों, चार आचार्यों को हमने लिया। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि रस निष्पत्ति सूत्र को लेकर जो प्रश्न बनते हैं आप उनके अच्छी तरह से उत्तर दे पाएंगे। इस तरह से हमने आज रस निष्पत्ति सूत्र लिया और आगे हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके बीच होंगे। धन्यवाद।